माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आलोक में 6 दिसंबर 2023 को अपने आदेश के तहत चयनित छठे चरण, जिसमें 20 से 22,000 बीएड अभ्यर्थी थे, उनको अयोग्य घोषित करते हुए एक झटके में उनको बाहर कर दिया। उसके बाद से स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है माननीय पटना हाईकोर्ट में, जो कि अभी विचाराधीन है। इससे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि जब पटना हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट दिया अयोग्य घोषित करते हुए चयनित बीएड अभ्यर्थियों को, वह 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आधार पर दिया था। हाल ही में एमपी के क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने 11 अगस्त के जजमेंट में परिवर्तन किया गया, उसको रिव्यू करते हुए, और ये बोला गया कि ये जो जजमेंट होगा वो प्रोस्पेक्टिव नेचर का होगा ऐसे बीएड कैंडिडेट के लिए जो कि ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं 11 अगस्त से पहले। लेकिन उसमें 2-3 कंडीशन बताई हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि आपकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होनी चाहिए, या फिर किसी भी कोर्ट के द्वारा आप पर एलिजिबिलिटी से संबंधित कोई भी मैटर इंपोज नहीं किया गया होना चाहिए। तो उस कंडीशन में अब सवाल ये उठता है कि जो दिसंबर 2023 में, ध्यान दीजिएगा 6 दिसंबर 2023 को माननीय पटना हाईकोर्ट ने 11 अगस्त के जजमेंट के आधार पर जो फैसला दिया था, चूंकि अब ये जजमेंट रिव्यू होकर के बदल चुका है 8 अप्रैल के सुनवाई के दौरान, तो क्या 6 दिसंबर वाला पटना हाईकोर्ट का जजमेंट भी बदलेगा? क्योंकि ये मैटर ऑलरेडी रिव्यू के लिए स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा माननीय पटना हाईकोर्ट में फाइल की गई है। मान लीजिए इनकेस पटना हाईकोर्ट इनको कुछ राहत नहीं देती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले रहेंगे स्टेट ऑफ बिहार के लिए कि वह इन चयनित 20 से 22,000 बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी बचा सके? आपके मन में बिहार से संबंधित जितने भी शंकाएं होंगी वह इस वीडियो में दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ इस केस को अगर आप अंत तक देखेंगे तो कैसे ये मामला उत्तर प्रदेश की 69,000 से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको चीज़ें समझने को मिलेंगी। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती पर क्या खतरा हो सकता है भविष्य में जाकर के, वो भी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बिहार के थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको चलना होगा इस पूरे मैटर को समझने के लिए। 2019 में बिहार में एक प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का एडवर्टीजमेंट जारी होता है, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक के लिए पात्र माना जाता है। उस समय डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा एक केस फाइल किया जाता है 2020 में ही। देखिए 2020 में ही 28 दिसंबर को। दिलचस्प बात यह है कि इस केस को फाइल करने से पहले उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें 2020 में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कोर्ट ऑर्डर पास किया श्री राम शरण मौर्य वाले केस में, यह कहते हुए कि जो बीएड यहां पर अलाउ किए गए हैं वह बिल्कुल राइटली अलाउ किए गए हैं। इसके बाद से माननीय पटना हाईकोर्ट में जब ये मैटर जाता है तो जो रिस्पोंडेंट होते हैं, मतलब कि स्टेट ऑफ बिहार या फिर बीएड कैंडिडेट जो वहां पर आईए दाखिल करके उपस्थित होते हैं, वह राम शरण मौर्य वाले केस को आधार बनाते हुए पटना हाईकोर्ट में ये दलील देते हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को राइटली अलाउ किया है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए, इसलिए बिहार में भी इनको अलाउ किया जाए। उसके बाद से आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब ये मैटर चल रहा था तो ये मैटर चूंकि चल रहा था उसी के बीच में, अभी ये मैटर पटना हाईकोर्ट ने डिसाइड नहीं किया, उसी के बीच में 25 नवंबर, ध्यान दीजिएगा तिथियों पर विशेष तौर पर, 25 नवंबर 2021 को माननीय जोधपुर हाईकोर्ट यानी राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा जजमेंट दे दिया जाता है कि 28 जून 2018 का वो गजट नोटिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसे इलीगल बताते हुए क्वैश कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। अब यहां पर माननीय पटना हाईकोर्ट इस मैटर को, जो 25 नवंबर 2021 वाला मैटर था, उसके आधार पर डिसाइड करने ही वाली होती है। तब तक ये मैटर फिर से चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक हियरिंग चलती है। और उस दौरान चूंकि हाई कोर्ट सिमिलर मैटर पर डिसाइड कर रही थी, इस वजह से उसके हाथ बंद जाते हैं और इस मैटर पर वो अपना कोई भी डिसीजन नहीं देती है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वेट कर रही होती है। सुप्रीम कोर्ट जब अपना जजमेंट देती है उसके ठीक बाद ये मामला फिर से टेकअप किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के जजमेंट के आधार पर हूबहू वही फैसला लागू करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर 20 से 22,000 जो कि 2 साल से बिहार में वर्किंग थे बीएड कैंडिडेट, उनको बाहर कर दिया जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा और आपको समझना होगा। देखिए टोटल इतने डेट्स पर इस केस में हियरिंग हुई है, ध्यान दीजिएगा। दिसंबर 2020 में ये केस फाइल हुआ था, उसके बाद से 17 फरवरी 2021 से ये केस हियरिंग होकर के यहाँ तक ये लगातार चीज़ें चली। उसके बाद से देखिए ये तिथियों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक देखिए ये 2021 तक। अंतिम बार 26 नवंबर 2021 को इस केस की सुनवाई हुई थी और 25 नवंबर 2021 को माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा केस में
जजमेंट दे दिया गया था बीएड को अयोग्य घोषित करते हुए। उसके बाद लगातार ये जो केस है, यहाँ पर देखिए, ये जो केस है लगातार कैरी फॉरवर्ड होता चला गया। क्यों कैरी फॉरवर्ड होता चला गया? क्योंकि इस दौरान देखिएगा, इस दौरान ये मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था तो हाई कोर्ट इसमें कोई डिसीजन दे नहीं सकती थी। इस वजह से वह लगातार इस मामले को कैरी फॉरवर्ड करती चली गई जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ गया। उसके बाद से इस मामले को फिर से टेकअप किया जाता है 29 नवंबर 2023 को सुने जाने के लिए, और 29 नवंबर 2023 को ही माननीय पटना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर अपने जजमेंट को रिजर्व कर देती है। कानून के समक्ष चाहे बीएड कैंडिडेट हो या फिर डीएलएड कैंडिडेट हो, दोनों बिल्कुल समान हैं। और इसी के तहत पटना हाईकोर्ट ने जो कोर्ट ऑर्डर दिए और जो भी उस समय हियरिंग चल रही थी उसका थोड़ा सा आप बैकग्राउंड जानिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि उस समय की राज्य सरकार और एनसीटी का जो रवैया था डीएलएड अभ्यर्थियों के प्रति वो कितना लापरवाही भरा था। और बार बार हाईकोर्ट ने उनको चेतावनी देने के बावजूद भी वह अपना आंसर काउंटर फाइल नहीं कर रहे थे। थोड़ा सा आप समय जरूर निकालिएगा और इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। 4 मई 2021 को हाईकोर्ट ये कहती है, देखिए जितने भी पिटिशन थे उनके एडवोकेट्स को सुना गया और यहाँ पर काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया, यानी एक महीने का समय दिया गया। किसको? एनसीटी को, साथ ही साथ यूनियन ऑफ इंडिया को और बिहार राज्य सरकार को। 4 मई 2021 को ही नोटिस इशू किया गया था माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा। उसके बाद अगले डेट की जब सुनवाई होती है 16 जुलाई 2021 को, ध्यान से देखिएगा, मई के बाद से जून जुलाई, ठीक है, 2 महीने बाद ये केस टेकअप हुआ था सुने जाने के लिए। और इसमें यही बातें कही गई थी कि 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन है उसको चैलेंज किया गया है पिटिशनर के द्वारा, ठीक है, और क्योंकि अमेंडमेंट कर दिया गया था 23 अगस्त 2010 वाले नोटिफिकेशन में, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार के, और साथ ही साथ जो रिस्पोंडेंट नंबर में देख सकते हैं चीफ सेक्रेटरी जो थे बिहार के, उन सबको लगातार नोटिस इशू किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 महीने बाद, मतलब कि 1 महीने का समय दिया गया था, बावजूद इसके 2 महीने बीतने के बाद भी किसी ने भी नोटिस को सर्व नहीं किया, यानी कि उस पर अपना आंसर काउंटर फाइल नहीं किया। ना तो एनसीटी ने अपना कोई जवाब दिया, और ना ही राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार। देखिए, नन ऑफ द रिस्पोंडेंट हैव फाइल्ड देयर रिस्पॉन्स। मतलब कि देखिए, हाईकोर्ट 1 महीने से वेट कर रही थी, 2 महीना बीत गया, लेकिन किसी ने भी अपना आंसर काउंटर फाइल नहीं किया। माननीय पटना हाईकोर्ट आगे ये कहती है, देखिए, कि जो भी रिस्पोंडेंट हैं वो जो सिलेक्शन प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का उसको जारी रख सकते हैं, ठीक है, और जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा इस डायरेक्शन में, और जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वह इस बात से अवेयर रहेंगे इस कोर्ट केस के पेंडेंसी से। यानी कि जितने भी कैंडिडेट थे वह अवेयर रहेंगे इस कोर्ट ऑर्डर से, ये बोला गया था, ठीक है, कि चाहे आप बीएड हो या फिर डीएलएड हो, आप अवेयर होने चाहिए इस कोर्ट ऑर्डर से। हाईकोर्ट ये कह रही थी, ठीक है। देयर अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्ट आउटकम ऑफ द सेम, यानी कि जो भी बीएड यहाँ से चयनित हो रहे हैं उनका जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो फाइनल आउटकम जो कि इस रिट पिटीशन में होगा उसके अंतर्गत रखा गया था। यानी बीएड अभ्यर्थियों के अगेंस्ट में अगर फैसला दिया जाता है तो बाद में उनको सिस्टम से निकाला भी जा सकता है। इस प्रकार का ये फाइनल आउटकम का मतलब होता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर हाईकोर्ट ये करिए, ऑल्सो दे शैल नॉट बी क्लेम एनी इक्विटी। हाईकोर्ट ने अपने कोर्ट ऑर्डर में पहले ही ये लिख दिया था, जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी और राज्य सरकार और एनसीटी अपना आंसर काउंटर फाइल नहीं कर रही थी, उसी समय उन्होंने कह दिया था कि जो भी इसमें अपॉइंटेड होंगे वह बाद में अपनी हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकते अगर उनको बाहर निकाला जाता है तो। देखिए, पहली बार मई में नोटिस इशू किया गया था एनसीटी को, यूनियन ऑफ इंडिया को और बिहार सरकार को कि आप आकर के अपना पक्ष रखिए, लेकिन बावजूद इसके सितंबर ये समय आ चुका। मई के बाद से देखिए, मई के बाद से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने बीतने के बावजूद भी देखिए यहाँ पर क्या बोल रही है कोर्ट, एज प्रेड द लेट काउंटर एफिडेविट बी पॉजिटिवली फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 4 वीक। मतलब 4 महीने बीत गए, अभी तक कोई भी अपना आंसर काउंटर फाइल लेकर के नहीं आ रही है, और इसके बाद भी माननीय पटना हाईकोर्ट इंतजार कर रही है और 1 महीने का और समय देती है। लेकिन इस बार हाईकोर्ट सख्त रुख अपनाती है। इस बार ये कहती है कि अगर आप 4 वीक में अपना आंसर काउंटर फाइल नहीं करेंगे तो हम आप पर 5,000 का, यानी 5,000 का क्या करेंगे, फाइन लगाएंगे आपकी सैलरी से। जो भी रिस्पोंडेंट नंबर 1 थे और रिस्पोंडेंट नंबर 2 थे, यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के और साथ ही साथ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन,
और इनकी सैलरी में से 5,000 रुपया फाइन लगाने की बात कही थी। यहां पर आप अमाउंट पर मत जाइए कि इनकी सैलरी तो लाखों में होगी तो 5,000 इनके लिए क्या बात होगी। यहां पर इस पॉइंट को समझने की जरूरत है। हाईकोर्ट इतना सख्त रुख अपना रही है, फिर भी एनसीटी और जो भी रिस्पोंडेंट थे वो अपना आंसर काउंटर फाइल नहीं कर रहे थे। ये लापरवाही आप देख रहे हैं। मतलब कि हाईकोर्ट बार बार बुला रही है, आपको 4 महीने का समय दे चुकी है, बावजूद इसके आप आंसर काउंटर फाइल नहीं कर रहे हैं। इतनी लापरवाही इन सभी प्रकार की भर्तियों में। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ये टिप्पणी करती है कि अगर अब आप नहीं लाते हैं अपना आंसर काउंटर फाइल तो हम आपको आगे मौका नहीं देंगे। नो फर्दर अपॉर्चुनिटी शैल बी अफोर्डेड फॉर द सेड पर्पज एंड पिटिशन शैल बी हियर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। और अगर आप अपना पक्ष नहीं रखना चाहते हैं तो जो भी हमारे पास रिकॉर्ड पर डेटा है हम उसके आधार पर इस मैटर को डिसाइड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद से जनवरी में जाकर के देखिए, ये शुरुआत हुआ था मई से, और जनवरी में जाकर के, जनवरी के 2022 में जाकर के यहाँ पर प्लीडिंग्स जो हुई थी वो कंप्लीट हुई थी। जनवरी 2022 में जब ये प्लीडिंग्स कंप्लीट हुई, उससे पहले नवंबर 2021 में माननीय जोधपुर हाईकोर्ट का जजमेंट आया गया था, और उसके बाद से दिसंबर जनवरी में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर से चैलेंज हो गया। यानी जब वो प्लीडिंग कंप्लीट हुई उसके बाद से लगातार सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होने की वजह से ये मामला टेकअप तो होता था, लेकिन इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सिमिलर मैटर पर सुनवाई चल रही थी और हाईकोर्ट के हाथ बंधे हुए थे, इस वजह से अपना जजमेंट नहीं दे पा रही थी। उसके बाद से ये मामला फिर से टेकअप होता है 29 नवंबर 2023 को। इससे पहले 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है, और उसके लगभग 1.5 महीने बाद ये केस टेकअप किया गया बिहार में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इस मामले में कुछ सुनने के लिए था नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि ऑलरेडी ये मैटर जो था वो माननीय पटना हाईकोर्ट ने सब्जेक्ट टू आउटकम रखा हुआ था, और उसके बाद से इस मैटर पर सुनवाई कंप्लीट करते हुए जजमेंट को रिजर्व कर दिया जाता है। और फाइनली दिनांक 6 दिसंबर 2023 को 5053 ऑफ 2021 मैटर पर अंतिम रूप से जजमेंट माननीय पटना हाईकोर्ट जारी करती है। टोटल 27 पेज के इस कोर्ट ऑर्डर में बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं, जिसमें यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो श्री रामशरण मौर्य वाला केस है उसको भी यहाँ पर अच्छे से डिफाइन किया गया है। मैं डायरेक्टली उस पॉइंट पर लेकर के चलता हूँ ताकि चीज़ें और ज़्यादा आपको क्लियर हो पाएँ। यहाँ पर देखिए, माननीय पटना हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बीएड को राइटली अलाउ किया गया है उसको जस्टिफाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, क्योंकि चूंकि यहाँ पर रामशरण मौर्य वाले केस को लगा करके जो बीएड अभ्यर्थी थे और जो राज्य सरकार थी वो ये चाह रही थी कि यहाँ पर भी बीएड अभ्यर्थियों को अलाउ कर दिया जाए। पटना हाईकोर्ट ये पाती है कि इट हैज़ टू बी इमीडिएटली स्टेटेड दैट द प्रोसेस एंड प्रोसीजर बाई विच द नोटिफिकेशन वाज इशूड वाज नॉट एग्जामिन बाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन रामशरण मौर्य। यानी कि 69,000 में बीएड अभ्यर्थियों को जो पात्र घोषित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें पटना हाई कोर्ट ये कह रही है कि एनसीटीई जो कि एकेडमिक अथॉरिटी है, जिसके द्वारा 28 जून का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया, उस नोटिफिकेशन के जारी करने के प्रोसेस और प्रोसीजर को एग्जामिन नहीं किया गया कि वो सही से जारी किया गया है अथवा नहीं, बल्कि ये एग्जामिन किया गया देवेश शर्मा जी की याचिका में, और उससे पहले जो जोधपुर हाईकोर्ट ने मैटर को डिसाइड किया था। यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पटना हाईकोर्ट ये कह रही है कि बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल थे अथवा नहीं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये देख रही थी कि एकेडमिक अथॉरिटी जो है उसने नोटिफिकेशन जारी किया है और उसके पास पावर है तो ये इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। लेकिन उस केस में इस प्रकार के नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए एनसीटी एक्ट 1993 के अंतर्गत जो प्रावधान है, क्या उसका वायलेशन तो नहीं किया गया? इन बातों को और इस प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को फॉलो किया गया है या नहीं, इस बात का एग्जामिन सुप्रीम कोर्ट नहीं की 69,000 शिक्षक भर्ती में। इस वजह से रामशरण मौर्य वाला जो केस है वो ये नहीं डिफाइन करता है कि बीएड अभ्यर्थी की जो एलिजिबिलिटी एकेडमिक अथॉरिटी के 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से तय की गई वो राइटली थी अथवा नहीं थी। वह चूंकि एकेडमिक अथॉरिटी था इस वजह से वो बाइंडिंग नेचर का था, ये सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 में कहा। जबकि वो जो गजट नोटिफिकेशन था वो जारी करने का और वो बनाने का जो प्रोसीजर था और जो प्रोसेस था वो एग्जामिन नहीं किया गया 69,000 में, ये पटना हाईकोर्ट कह रही है। जबकि ये एग्जामिन किया गया जोधपुर हाईकोर्ट में और देवेश शर्मा जी की याचिका में। इस वजह से पटना हाईकोर्ट ने 69,000 के रामशरण मौर्य वाले केस के आधार पर बिहार में बीएड अभ्यर्थियों को राहत देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद से अपने 27 पेज के कोर्ट ऑर्डर में 26वें पेज पर पैरा 28 में माननीय पटना हाईकोर्ट ये कहती है, वी फाइंड एब्सोल्युटली नो रीजन टू परमिट द नोटिफिकेशन इशूड बाय एनसीटी विच इज चैलेंज्ड इन द एबव बैच ऑफ रिट पिटिशन टू बी
acted upon through the selection in is prior to the judgment of Honorable Supreme Court। यानी कि हाई कोर्ट ये कह रही है कि हमें कोई भी ऐसा रीजन नहीं मिल रहा है कि हम बीएड को परमिट करें प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में। ठीक है, यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है वी आर बाउंड बाय डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। पटना हाई कोर्ट ये कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बंधे हुए हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है तो हम उनके बियॉन्ड नहीं जा सकते। वी आर बाउंड, हम बंधे हुए हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए कोर्ट एंड सो इज द स्टेट अंडर आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पटना हाईकोर्ट ये करिए कि 141 के अंतर्गत हम भी बंधे हुए हैं कि हम उनके आदेश का पालन करेंगे। ठीक है, उसके बाद से 29वें पैराग्राफ में पटना हाईकोर्ट कहती है द रीट पिटिशन आर अलाउड विथ फाइंडिंग द नोटिफिकेशन इज इशूड बाई एनसीटी नो लॉन्गर एप्लीकेबल एंड द बीएड कैंडिडेट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज प्राइमरी स्कूल टीचर। एनसीटी का वो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन जो था बीएड के संदर्भ में, वह कंसीडर नहीं किया जा सकता एज ए एलिजिबिलिटी इन प्राइमरी टीचर, और इसलिए इट गोज विदाउट सेइंग दैट द अपॉइंटमेंट मेड विल हैव टू बी रिवोक्ड, यानी कि जो अपॉइंटमेंट किए गए उसको क्या किया जाए, उसको क्वैश किया जाए, वापस लिया जाए। एंड द एलिजिबल कैंडिडेट एज पर द ओरिजिनल नोटिफिकेशन, ध्यान से देखिएगा, एज पर द ओरिजिनल नोटिफिकेशन ऑफ एनसीटी डेटेड 2010 ओनली कैन बी कंटिन्यू इन द पोस्ट ऑफ विच दे हैव बीन अपॉइंटेड, यानी कि 23 अगस्त 2010 को पहली बार जब एलिजिबिलिटी तय की गई थी जिसमें प्राइमरी में केवल डीएलएड अभ्यर्थी थे, बीएड नहीं थे, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो एलिजिबल होगा, यानी कि केवल डीएड वाले कैंडिडेट, बिहार में डीएलएड नहीं चलता, डीएलएड को डीएड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उनको केवल पात्र पाया है और वहीं केवल अपनी सर्विसेज को जारी रख सकते हैं। देखिए कंटिन्यू की बात की गई है। द स्टेट वुड ऑल्सो टेक a decision to whether the vacant post falling vacant on such revoking are to be filled up from the merit list available with the state for the candidate eligible for the appointment as primary school teacher। हाईकोर्ट ये कह रही है कि राज्य सरकार इस नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के हिसाब से जो भी एलिजिबल हैं इन बीएड अभ्यर्थियों को बाहर निकालने के बाद से उनको उन एलिजिबल कैंडिडेट से इस वैकेंसी को फिलअप कर सकती है, भर सकती है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अंतिम पैराग्राफ में माननीय पटना हाईकोर्ट ये कह रही है कि जो रीट पिटिशन है उसको अलाउ किया जाता है और जो भी ऑब्जर्वेशन है ऊपर दिए गए जजमेंट के हिसाब से उसको पालन किया जाएगा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एमपी के क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन पर जो 8 अप्रैल को सुनवाई के बाद से जजमेंट दिया गया है, जिसमें जो जजमेंट है उसको प्रोस्पेक्टिव लागू करने के लिए बोला हुआ है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, देखिए आप स्क्रीन पर देखिए, बहुत सारे राज्यों में जो बीएड डिग्री अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं उनके लिए जो ये डिसीजन होगा वो प्रोस्पेक्टिव नेचर का होगा, लेकिन शर्त उन्होंने ये लगा दी है कि उनका जो भी अपॉइंटमेंट हुआ है वह अपॉइंटमेंट किसी भी कंडीशन में नहीं हुई हो, किसी शर्त में ना हुई हो, या फिर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा उन पर कोई भी मैटर इम्पोज ना किया गया हो, या फिर उनकी एलिजिबिलिटी पर शर्त के साथ उनको अपॉइंटमेंट ना दिया गया हो। ऐसे ही बीएड अभ्यर्थियों को केवल सेव किया गया है, जबकि माननीय पटना हाईकोर्ट में उनकी जो एलिजिबिलिटी थी वो ऑलरेडी शर्त के आधार पर उनको अलाउ किया गया था। और माननीय पटना हाईकोर्ट ये कह रही है कि चूंकि हमारा सशर्त ये नियुक्ति पत्र था और इस वजह से 11 अगस्त का जो जजमेंट है उसके आधार पर हमने इन्हें बाहर कर दिया है अयोग्य घोषित करते हुए। अब मान लीजिए कि जो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है माननीय पटना हाईकोर्ट में स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा, अगर वह 11 अगस्त के जजमेंट जिसको रिव्यू किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 8 अप्रैल 2024 को, इस रिव्यू को अगर लेकर के जाती है तो इस रिव्यू के आधार पर भी बिहार के उन 20 से 22 हज़ार बीएड अभ्यर्थियों को राहत मिलने की संभावना बहुत कम दिख रही है। इस वजह से कम दिख रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने जजमेंट में लिख दी है कि उनके ऊपर कोई भी सब्जेक्ट टू आउटकम वाला कोई भी ठप्पा नहीं होना चाहिए, या फिर उनकी नियुक्ति जो है वो सशर्त नहीं होनी चाहिए। जबकि बिहार में उनकी जो नियुक्ति हुई है वो सशर्त हुई है, उनके कोर्ट ऑर्डर में ये बातें साफ तौर पर लिखी हुई थी।
अब चूंकि माननीय पटना हाई कोर्ट अपने फाइनल जजमेंट में खुद ही बोल चुकी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंधे हुए हैं और उनके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए 11 अगस्त के आधार पर उन्होंने जो अपना जजमेंट दिया उसको रिव्यू अगर वो करते हैं इस 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट के हिसाब से, तो भी देखेंगे तो पटना हाई कोर्ट फिर कहेगी कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। और चूंकि आपका भर्ती ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ था और माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने रिव्यू में भी करी है कि हम सब्जेक्ट टू आउटकम वाले को सेफ नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो 20 से 22 हज़ार बीएड अभ्यर्थी हैं वो अभी भी खतरे के निशान पर ही हैं। माननीय पटना हाई कोर्ट के रिव्यू पिटीशन में भी उनको राहत मिलने की संभावना कम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बियॉन्ड जाकर के हाई कोर्ट जजमेंट नहीं देगी। अपने पुराने फाइनल ऑर्डर में उन्होंने ये बातों का जिक्र किया हुआ है। इसके बाद से मान लीजिए कि माननीय पटना हाई कोर्ट उनके फेवर में फैसला नहीं देती है, तो क्या स्टेट ऑफ बिहार इस मैटर को फिर से सुप्रीम कोर्ट ले जा सकती है? बिल्कुल ले जा सकती है। कानून सबके लिए खुला हुआ है, कानून के रास्ते सबके लिए खुले हुए हैं, लेकिन क्या राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर अगर इसी जजमेंट को आप देखेंगे जो कि 8 अप्रैल को सुनवाई के बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दिया है, तो इसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि देखिए, वी ऑल्सो मेक इट क्लियर दैट द डायरेक्शन कंटेंड इन दिस ऑर्डर शैल नॉट बी कन्फाइंड टू द एप्लीकेंट स्टेट ओनली। चूंकि एप्लीकेंट स्टेट कौन था? एमपी के द्वारा ये केस फाइल किया गया था, तो ये जो जजमेंट है वो केवल कन्फाइंड इस स्टेट के लिए नहीं होगा, ये केवल इसी स्टेट पर लागू नहीं होगा। एंड शैल कवर ऑल केस विच मे बी पेंडिंग इन डिफरेंट जुडिशियल फोरा इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। जबकि किसी भी राज्य में या फिर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में अगर इस प्रकार का मैटर है तो सब पर यही जजमेंट लागू होगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं स्टेट ऑफ बिहार के माध्यम से या फिर कोई कैंडिडेट जाता है तो फिर से सुप्रीम कोर्ट में यही मैटर आएगा कि हमने तो अपने मैटर को सभी राज्यों के लिए और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है, तो अब वो मैटर को फिर से सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ उन्होंने कहा है कि ये केवल एमपी के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश भर के सभी राज्यों के और सभी यूनियन टेरिटरीज के लिए है। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस मैटर को डिसाइड करने के लिए तैयार ही ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी चीज़ें क्लियर कर चुकी है अपने सुप्रीम कोर्ट के इस रिव्यू मामले में। तो अब बिहार में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्ते हो चुके हैं 20 से 22 हज़ार उन बीएड अभ्यर्थियों के लिए। अब यहाँ पर निश्चित तौर पर अगर एक नज़र में देखा जाए तो ये जरूर देखने को लगेगा कि इतना कोई कठोर कैसे हो सकता है कि 2 साल से नौकरी करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को एक झटके में बाहर निकाल दे। यहाँ पर देखिए, कानून के समक्ष आप 2 साल से नौकरी कर रहे हैं, 3 साल से नौकरी कर रहे हैं, कानून के समक्ष बीएड और वो डीएलएड कैंडिडेट एक साथ खड़े हैं और एक नज़रिए से कानून उनको देखती है। आप केवल एक पक्ष को देख रहे हैं अगर बीएड की केवल बात कर रहे हैं तो। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये केस फाइल हुआ था 2020 से। 2020 में जब ये केस फाइल हुआ, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, एनसीटी को लगातार हाईकोर्ट के माध्यम से नोटिस पे नोटिस इशू किए जा रहे थे कि आप आकर के अपना पक्ष रखिए, आकर के अपना पक्ष रखिए। उस समय ना तो राज्य सरकार, ना तो केंद्र सरकार, ना तो एनसीटी पक्ष रख रही थी। और उन डीएलएड अभ्यर्थियों की मानसिकता उस समय क्या रही होगी कि 2020 से लेकर के 2023 में जाकर के 3 साल लड़ाई लड़ने के बाद से इनके कोर्ट में जजमेंट आता है और उनके फेवर में आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट दिया हुआ था। तो आप केवल एक नज़रिए से देखेंगे तो ये आपको देखने में लगेगा कि बीएड के साथ गलत हो रहा है, लेकिन उन डीएलएड अभ्यर्थी जो कि 3 साल से कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, कानून के नज़र में चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या फिर बेरोजगार हैं, सब एक समान है। और जो जिसका हक है, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट वह उनको देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, क्योंकि उनके आंख पर पट्टी बंधा हुआ है और वो बिना किसी से पक्षपात किए हुए न्याय के हिसाब से ही फैसला देते हैं। और वही चीज़ें माननीय पटना हाई कोर्ट ने भी की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर उनके हाथ बंधे हुए हैं और डायरेक्टली उनके फैसले को लागू कर दिया। भले ही 2 साल से यहाँ पर बीएड वर्किंग थे, लेकिन उनको दरकिनार करते हुए डीएलएड से नई मेरिट लिस्ट बनाने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित कर दिया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।